बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के वाले से हम क्लास 10th चैप्टर हमारा 3rd चल रहा था, तो उसका टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो चैप्टर के आगाज़ में स्टार्ट में जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर का नेम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो हमने उसके स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी के अंदर दो तरह से होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, दिस प्रोसेस ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, और दूसरा था केमिकल कोऑर्डिनेशन, दिस सिस्टम इज ब्रॉट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडीज के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मतलब हमारी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन रखना, तो ये और देन अदर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और फंक्शन हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, इन तमाम ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, यानी रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन रखना, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये क्या यूज़ करते हैं? केमिकल यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेट फॉर देयर एक्ट ऑन देयर टारगेट इफेक्टर्स। ठीक है, इसके जो टारगेट है, इफेक्टर्स है, जिसको ऊपर इसने एक्ट करना होता है, तो ये किसके जरिए? किसके जरिए? केमिकल यूज़ करते हैं, और उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल। हार्मोन्स आर द स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल synthesized and then secreted by the endocrine glands। स्पेसिफिक मैसेंजर हार्मोन होते हैं, मैसेज लेके जाते हैं अपने इफेक्टर तक, और कहाँ पैदा होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पैदा होते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो वहाँ उनकी सिक्रेशन होती है, वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्या यूज करते हैं? केमिकल यूज फॉर कम्युनिकेट ठीक है, केमिकल फॉर कम्युनिकेट टू एक्ट ऑन टारगेट या टारगेट इफेक्टर्स। ठीक है, उसके ऊपर। तो ये केमिकल कौन से हैं? इस केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन जो होते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? स्पेसिफिक मैसेंजर। मैसेंजर मॉलिक्यूल synthesized and are secreted or produced in endocrine, या ऐसे लिख सकते हैं produced by endocrine glands। ओके। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हैं? ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन, ठीक है। एक तो एंडोक्राइन एक है एंडोक्राइन ग्लैंड,
और दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? ये होते हैं डक्टलेस। कौन से होते हैं? डक्टलेस। क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं, यानी इनके ग्लैंड के साथ कोई पाइपलाइन नहीं होती, कोई नाली नहीं होती, कोई पाइपलाइन नहीं होती। तो ये फिर किस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपनी जो सिक्रीशन है डायरेक्ट किसके अंदर शामिल करते हैं? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके साथ ये ग्लैंड के साथ कोई भी ट्यूब नहीं होती, कोई पाइपलाइन नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं अपनी सिक्रीशन जो है अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर देते हैं और ब्लड स्ट्रीम जो है इसको बकायदा कहाँ टारगेट इफेक्टर तक ले जाता है, टारगेट फैक्टर तक उसको ले जाता है। और इस तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या होते हैं? इसके साथ डक्ट होती है, इनके साथ डक्ट होती है, तो उस डक्ट के जरिए ये अपनी सिक्रीशन जो है वो टारगेट तक पहुंचा देते हैं। तो ये कौन से ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो इसके अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड हैं वो कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को बोलते हैं एंडोक्राइन, ये डक्टलेस होते हैं, यानी इसके साथ नाली नहीं लगी होती, पाइपलाइन नहीं होती, और अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर देते हैं और ब्लड फिर उसको टारगेट फैक्टर तक ले जाते हैं। और दूसरे है एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये विद डक्ट होते हैं, ये विद डक्ट होते हैं, विद डक्ट। तो फिर इस डक्ट के जरिए ही अपने टारगेट फैक्टर के तक या फिर उसके जरिए ब्लड में शामिल करके उसको टारगेट तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और स्किन ग्लैंड्स, कौन से? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंड स्किन ग्लैंड, ये हमारे स्किन के अंदर। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, स्टमक्स वगैरह के अंदर, और हमारी स्किन ग्लैंड्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो इस तरह ये अपनी सिक्रीशन जो है अपनी पाइपलाइन के जरिए तुलुबा टारगेट तक या देन फिर आगे फिर ब्लड में शामिल कर देते हैं। तो इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं? दो, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम स्पेसिफिक जो ग्लैंड्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन जो हमारा ग्लैंड्स है वो है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो है कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्लैंड्स ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके ग्लैंड्स को हम डिस्कस करें। तो उसमें कौन सा ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था, ब्रेन मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं, और ये ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, इसमें होता है ओवल शेप में, इस तरह की इसकी शेप होती है ओवल शेप में, या इसको क्या बोलते हैं? पी शेप भी बोल देते हैं। मटर के दाने का, मटर का दाना राउंड नहीं होता तो वो ओवल शेप में होता है, तो पी शेप में होता है, और कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ होते हैं? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर इसके जो ग्लैंड्स हैं ट्रोफिक हार्मोन, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन खारिज करता है। तो ट्रोफिक हार्मोन जो है इन्फ्लुएंस द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
कुछ इसके जो हार्मोन्स हैं दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी सिक्रीशंस करें, और कुछ इसके हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली खुद ऑर्गन और टिश्यूज के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इसमें इसके कुछ हार्मोन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर देयर सिक्रीशन। मुख्तलिफ किस्म के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं ताकि वो भी अपनी सिक्रीशन करें या बेहतर तरीके से करें या उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। और कुछ हार्मोन जो हैं वो डायरेक्ट खुद मुख्तलिफ ऑर्गन और टिश्यूज के ऊपर डायरेक्टली खुद एक्ट करते हैं फॉर देयर एक्शन, फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरह दो तरह के हार्मोन हैं, कुछ दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं और कुछ को ये खुद उसके ऊपर एक्टिव करके अमल करता है। तो इसके मेन दो लोब्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब एक पोस्टीरियर लोब, एक एंटीरियर लोब एक पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से डिफरेंट टाइप के हार्मोन खारिज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एंटीरियर लोब को एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन डिफरेंट टाइप के हार्मोन खारिज करते हैं और उसमें मेन एक हार्मोन है उसको बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, इसका नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी की ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। अगर ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ग्रोइंग एज के दौरान, जब एक इंसान की ग्रोथ हो रही होती है तो जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है, जब उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और अगर ये हार्मोन्स अगर कम पैदा हो या इनकी ग्रोथ रुक जाए तो जिस्म का कद जो है, इंसान के जिस्म का कद जो है वो क्या करता है, वो रुक जाता है, यानी कद छोटा रह जाता है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के कद जो है वो छोटे रह जाते हैं। तो उसमें मेन रीज़न यही है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है उसकी जो है प्रोडक्शन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वो कम हो जाती है या रुक जाती है, तो जिसकी वजह से फिर उस बच्चे का कद जो है वो छोटा रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, क्या इसमें सोमैटोट्रोफिन हार्मोन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन प्रोडक्शन is declined, is diminished during growth age, during growth age, growth age के दरमियान, ग्रोथ एज के दरमियान जो है दौरान जो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, यानी बॉडी का जो कद है, बच्चे का जो कद है वो छोटा रह जाता है, तो वो नॉर्मल से छोटा कद रह जाता है। और अगर इस हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है ग्रोइंग एज के दरमियान, ग्रोइंग एज के दरमियान इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो कद है बॉडी का वो ओवर वेट, लंबा कद हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और जिस्म जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ओवर वेट और वेरी टॉल कद हो जाएगा उसका। उसको क्या बोलते हैं, जाइगैंटिज्म। उसको क्या बोलते हैं, जाइगैंटिज्म। क्या बोलते हैं, जाइगैंटिज्म। इसमें क्या होते हैं, इफ द प्रोडक्शन ऑफ, if the
more production of the excess more production of somatotrophin hormone. सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स। तो फिर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जाइगैंटिज्म। तो इसमें क्या होता है? बॉडी जो है वेरी टॉल एंड ओवरवेट बॉडी हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है? जाइगैंटिज्म। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कद ग्रोइंग एज के दौरान ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, तो फिर जिसम बच्चे का जो कद है वो बहुत ज़्यादा लंबा होना शुरू हो जाता है और उसमें बॉडी का जिसम जो है वो भी थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? जाइगैंटिज्म। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जाइगैंटिज्म। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोइंग एज के बाद भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं, अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोइंग एज के बाद भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन को उसमें जिस्म का कद ये बड़ा हो जाता है और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं, पाँव भी बहुत लंबे हो जाते हैं और हमारी जो उसकी बच्चे की है, जो उस इंसान की जो है, और यंग मैन की जो जॉ बोन्स हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। उसका चेहरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसका मुंह काफ़ी बड़ा होगा, हाथ जो है वो काफ़ी मोटे और लंबे लंबे होंगे, पाँव भी बहुत लंबे लंबे होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। तो क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। तो इसमें क्या होता है? इफ द सोमैटोट्रोफिन हार्मोन hormones are produced excessively after growing age, के बाद भी इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगैली। तो इसमें क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? लॉन्ग एंड फीट एंड जॉ बोन्स। ये बहुत ज्यादा ही नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाथ लंबे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, पाँव भी वो काफी लंबे हो जाते हैं, जल्दी उनको जूता भी पूरा नहीं आता। तो इस तरह के नौजवानों के अंदर अगर ग्रोइंग एज के बाद भी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन होती रहती है, तो उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन भी वो भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है और फिर ये नॉर्मल मिकदार में पैदा होते हैं जितनी ग्रोइंग एज के दौरान उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर जिस्म का कद जो है और जिस्म के वो भी नॉर्मल रहता है और बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन जो हैं वो भी नॉर्मल रहते हैं। तो इस तरह सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, तो इस तरह इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आने की वजह से ये कंडीशन पैदा हो सकती हैं, ठीक। और इस तरह उसके देन कुछ अदर हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ अदर हार्मोन्स भी हैं वो भी पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इनको बोलते हैं TSH, TSH भी बोलते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो एंटीरियर लोब से कुछ अदर हार्मोन भी खारिज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन्स के अंदर होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर सेक्रेशन। स्टिमुलेट द, इसका फंक्शन क्या है?
फंक्शन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग। तो ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर secretions, फॉर देयर secretions। और अदर हार्मोन जो हैं, कुछ अदर हार्मोन भी पैदा होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर और एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो अदर हार्मोन, अदर हार्मोन influence the reproductive organ, reproductive organ के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं एंड कंट्रोल द adrenal gland, and control the adrenal gland, and control the adrenal gland, reproductive glands। तो ये एक तो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, तो उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, और कुछ हार्मोन जो है उसको क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पैदा होते हैं और ये थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं फॉर देयर सिक्रीशन, उसको एक्टिवेट करते हैं। और कुछ अदर हार्मोन्स भी पैदा होते हैं, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और कुछ हार्मोन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनीज के ऊपर लगे होते हैं, किडनीज के ऊपर लगे थे एड्रीनल ग्लैंड। इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एड्रीनल ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे और थायराइड ग्लैंड्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके कौन कौन से हार्मोन हैं और उनके फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के कौन सी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करते हैं। तो ये है कौन सा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। अब हम पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करते हैं। अब हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके हार्मोन्स को। अब है पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द posterior lobes of pituitary gland, pituitary glands। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर लोब्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और वो कौन से हार्मोन खारिज करते हैं। तो पोस्टीरियर लोब जो है दो तरह के हार्मोन स्टोर भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं, स्टोर एंड सिक्रीट, स्टोर एंड सिक्रीट, टू हार्मोन्स, नंबर 1 वासोप्रेसन, वासोप्रेसन हार्मोन, वासोप्रेसन इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH, ADH जी। कौन सा पहला हार्मोन कौन से, वासोप्रेसन हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन। तो ये हार्मोन जो हैं हमारे कहाँ पैदा होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वासोप्रेसन हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन व फंक्शन ऑफ द किडनी, उसके फंक्शन, किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर नेफ्रॉन के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं।
तो कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइपरटोनिक यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर हमारे ये यूरिन फॉर्मेशन है उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है, या बॉडी के अंदर हमारे पानी की मिकदार कम हो जाती है। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो पानी की पसीना आता है, तो पसीना आने से बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा एवापोरेट हो जाता है, तो ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है। तो जैन फिर किस तरह वैसोप्रेशन इस कंडीशन को किस तरह कंट्रोल करती है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन से जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा कर देते हैं। जब ग्लोमेरुलर से ब्लड फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आ जाता है, बोमन कैप्सूल से फिर आगे उसके कन्वोलेटेड पार्ट में जाता है, तो वहाँ जो रीअब्जॉर्प्शन होती है 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की 99% जो है दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो सारी रीअब्जॉर्प्शन ये वैसोप्रेशन कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और पानी जो है वो दोबारा फिर ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है, तो ताकि ब्लड के अंदर पानी की मिकदार जो है वो मेनटेन रहे। तो इस तरह यूरिन जो है वो कम बनता है, इस तरह यूरिन जो है कम बनता है। और उस कंडीशन के क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। तो उसमें कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, उसको हाइपरटोनिक यूरिन बोलते हैं। और इस तरह अगर ब्लड के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, ब्लड के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो फिर ये वैसोप्रेशन जो है वो कम पैदा होगा, वैसोप्रेशन हार्मोन कम पैदा होता है, तो जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और फिर जो है यूरिन जो है वो ज़्यादा बनता है। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। तो इसको क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो ज़्यादा बनता है। इस तरह वो जिस्म से पानी, ताकि ब्लड के अंदर पानी की मिकदार को नॉर्मल हालत में या इक्विलिब्रियम हालत में या हेमोस्टेसिस हालत में रखा जाए, उसको नॉर्मल हालत में रखा जाए। तो ये हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो वो सारा जो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, और यही हार्मोन कौन से वैसोप्रेशन हार्मोन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर बात? यानी वैसोप्रेशन कब, जब ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है पसीना आने से, तो फिर क्या होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन ज़्यादा पैदा होते हैं और फिर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं फ्रॉम नेफ्रॉन टू द ब्लड, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन बनता है यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, यानी यूरिन जो वो कम बनता है। और दूसरी कंडीशन में जब ब्लड के अंदर पानी की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है ये इसकी वैसोप्रेशन की जो एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। कम होने से फिर क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो जाती है और फिर जो पानी जो है वो ज़्यादा आगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिलीज हो जाती है। बाद में ये कंडीशन होती है कि ये वैसोप्रेशन जो है ये नॉर्मल रिक्वायर अमाउंट से भी कम पैदा होता है। ठीक है, रिक्वायर अमाउंट से भी कम पैदा होता है, तो फिर यूरिन नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और फिर बार बार यूरिन की हाजत पैदा होती है, और उसको बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स। उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स। डायबिटीज इंस्पायर्स, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स। एक होती है डायबिटीज मिलाइटस, उसमें क्या होता है ग्लूकोज की मिकदार जो है कंसंट्रेशन वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, यानी 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है या 1 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस यानी शुगर की बीमारी। और इसको क्या बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स यानी यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, बार बार आना, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स। इसमें होता है क्या है in the production या secretion of vasopressin is decline the
डिक्लाइन देन द नॉर्मल रिक्वायर अमाउंट। रिक्वायर अमाउंट से कम पैदा हुई है तो फिर क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन इज लेस। तो फिर क्या होगा, मोर यूरिन इज फॉर्म। तो ज्यादा यूरिन है वो बने, मोर यूरिन इज फॉर्म देन द नॉर्मल कंडीशन। तो उसको उस कंडीशन के बोलते हैं डायबिटीज इंस्पायर्स। उस बीमारी वो एक बीमारी का कंडीशन बन जाती है कि बार बार हमें पेशाब की हरकत होती है, अगर थोड़ा सा पानी पिए फौरन पेशाब थोड़ा पानी पिए, तो इस तरह इस बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंस्पायर्स। तो ये भी हमारे हार्मोन के अंदर कमी बेशी की वजह से, यानी कम पैदा हो रहा है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है उससे भी कम पैदा हो रहा है, तो फिर ये कंडीशन बन जाती है। तो ये वैसोप्रेशन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक वैसोप्रेशन हार्मोन है। यह पोस्टीरियर लोब जो है इसके अंदर दो हार्मोन पैदा होते हैं, और पैदा भी होते हैं और स्टोर भी होते हैं, वैसोप्रेशन हार्मोन और एंटी डायबिटिक हार्मोन इसका दूसरा नाम। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट का क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट द contraction of the walls of the uterus. यूट्रस वॉल जो है उसकी कंट्रैक्शन ऑन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यानी बेबी की पैदाइश के दौरान माँ के अंदर, बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ के अंदर उसके जो यूट्रस वाल है जिसको हम रहम बोलते हैं, उनकी दीवारों की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बेबी की पैदाइश के अंदर थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, कौन से हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। बेबी की ग्रोथ के दौरान, बेबी की पैदाइश के दौरान जो है यूट्रस की दीवारों के अंदर कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यानी मूवमेंट कर देता है, जैसे बेबी की ग्रोथ जो है वो आसानी से हो जाती है। इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन जो है क्या करते हैं, इंक्रीज द इंजेक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड। क्या करते हैं, इंक्रीज द इंजेक्शन of milk in mammary gland। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दूध की मिकदार को भी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये जब बच्चे माँ का दूध पीते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर भी होते हैं, इंसान के अंदर भी है, तो जब बच्चे अपनी मम्मा का दूध पीते हैं तो आफ्टर बर्थ, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध की पैदावार को, दूध की सिक्रीशंस को भी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट द, इसको करते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो उस दौरान यूट्रस की दीवारों की मूवमेंट को ज़्यादा कर देते हैं, बेबी की पैदाइश में आसानी हो जाती है, और इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दूध की मिकदार को ज़्यादा करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अपना रोल अदा करते हैं। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं।
वो हमने डिस्कस किए। इसके साथ इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की, हार्मोन्स की डेफिनेशन डिस्कस की, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसको हम डिस्कस करें। तो ये 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होगा। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने मेन जो ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको डिस्कस किया। ये हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर ओवल शेप में होता है। तो इसके दो मेन लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब्स होते हैं। तो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन को ज़्यादा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीशन करता है। और इसमें हमें 3 तरह की कंडीशन डिस्कस करें, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ फिर हमने इसके अलावा अदर हार्मोन जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, और एंटी डायरेटिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करते हैं। और पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने डिस्कस किया। तो इसके 2 मेन हार्मोन हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो इनको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।